तेरा करंट इन्फ्लेशन चल रही है, पैंडेमिक गुजरा, उसके बाद करंट इन्फ्लेशन, फिर बातें हुई कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा। तो आप एज अ सीईओ, एग्जामिन ग्रुप के सीईओ है, एक्सपीरियंस वाइज देखे तो करंट जो इन्फ्लेशन चल रही है पाकिस्तान की, इस पे क्या असर पड़ा है आपकी कंपनी का? जिसको कोई चीज लग्जरी दिखाई देती हो, वो हम्म। हो सकता है किसी दूसरी कैटेगरी के लिए नेसेसिटी हो। मुख्तलिफ टीयर्स हैं, मुख्तलिफ लेवल्स हैं जहाँ पे लोग हम्म। अपनी जिंदगी गुजर बसर करते हैं, लेकिन एक बात यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आपको घर की जरूरत होगी, चाहे कच्चा ही क्यों ना हो। तो रियल एस्टेट अपनी जगह पे एग्जिस्ट करता है और बड़ी पावरफुली एग्जिस्ट ओके, करता है। अब व्हाई शुड वी इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट और व्हाई शुड वी इन्वेस्ट इन कराची? अगर करंट इन्फ्लेशन को देखें, यूथ के लिए काफी डिफिकल्ट हो देखिए, जाएगा। मैंने जिंदगी में एक चीज को सीखा है, मैं कोशिश हम्म। करता हूँ लोगों को भी सिखा कि आप अपने अंदर सीखने की सलाहियत पैदा करें। बड़ी मुश्किल सलाहियत है, हाँ, अच्छा। मुश्किल काम। बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो सीखने का अमल है ना, ये शुरू होता है अपनी गलतियों को मानने से, हम्म। अपनी कमजोरियों को जांचने से, ये बिल्कुल। समझने से कि मेरे अंदर कौन कौन सी खामियां हाँ, मौजूद हैं। ये बिल्कुल। जब वो कमियां खामियां आप मानने को राजी हो जाते हैं, तो आप सीखने पे आमादा हो जाते हैं। और हम्म। पाकिस्तान इतनी बड़ी इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन है, बिल्कुल। जहाँ पे कंज्यूमर की तादाद बहुत ज्यादा है, हम्म। उधर ये तमाम चीजें ना होना एक सवालिया निशान क्रिएट करता है। तो हमारा प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें हम बाकायदा तौर पर इन तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की तैयारियां कर रहे हैं, हम्म। जिसमें चाहे ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजी के थ्रू, सस्ती तो मैं सिर्फ नाम इस्तेमाल नहीं करूंगा, बल्कि सस्टेनेबल हाउसिंग जो है वो इंशाल्लाह लोगों को दे पाए, जो कि स्टैंडर्ड्स में किसी तौर से भी जो कन्वेंशनल मेथड होते हैं उससे कम ना हो। अच्छा। बल्कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका हमें इदराक नहीं है, जिसमें इंसुलेशन की ऐसी टेक्नोलॉजीज इस वक्त अवेलेबल है, जहाँ से आप एनर्जी की कंजम्पशन को कम कर सकते हैं। हम्म। और एनर्जी क्राइसिस में पाकिस्तान कई दिहाइयों से चला आ रहा कौन सी है। कॉम्प्रिहेंसिव टेक्नोलॉजीज अब तक एग्जामिन ग्रुप ने लॉन्च की है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। टॉक शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। नाजरीन, इस वक्त हम यहाँ मौजूद है जामिन ग्रुप के हेड ऑफिस में। और हर संडे जिस तरह हमारे ऑफिस सेक्रेटरीट में इंटरव्यूज़ वगैरह पॉडकास्टिंग होती है, डिफरेंट प्रोफेशंस के लोग हमें ज्वाइन करते हैं। तो आज पब्लिक डिमांड पर इंशाल्लाह एक ज़बरदस्त गेस्ट हमने लाइन अप किया हुआ है। और मैं इनकी छोटी सी इंट्रो करवा लेता हूँ, बाकी इंशाल्लाह ताला ये आपको खुद बताएंगे जो भी होगा, जो सवाल आपका सिलसिला इनके साथ चलता है। जामिन ग्रुप के सीईओ है और साथ में जो है एक टेल ब्लेजिंग इनकी पर्सनैलिटी है और एक ज़बरदस्त शख्सियत है। और इन काशिफ शाह इनका नाम है। तो इसके बाद मैं इनको सलाम अर्ज़ करना चाहूँगा कि इन्होंने वालेकुम बिजी अस्सलाम। स्केड्यूल से हमें टाइम निकाल के दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं आप? तो ठीक है। अल्लाह का बहुत है। अच्छा सर, सबसे पहले व्यूवर्स को अपने बारे में बताएं। मैं कि सवाल में इसलिए ऐड करना चाहता हूँ, जितने भी होते हैं व्यूवर्स के लिए एक आगाही हो जाती है, कहाँ से क्वालिफिकेशन कहाँ हासिल किए, बिलोंग कहाँ से करते देखिए, मेरा ताल्लुक बुनियादी तौर पे कराची से ही है। और तालीम भी मेरी कराची से हुई, कॉन्वेंट से मैंने हैं? मेट्रिकुलेशन की। हम्म। उसके बाद बाकी सफ़र यहाँ से दिल्ली कॉलेज से मैंने इंटरमीडिएट किया, फिर कराची यूनिवर्सिटी से मैंने तालीम हासिल की। फिर उसके बाद मास्टर्स के साथ साथ मैंने सीए की तालीम हासिल की, उसमें पार्टली क्वालिफाइड हूँ मैं। उसके बाद फिर कारोबारी तरफ आ गया। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा सर, मुझे थोड़ी बहुत आगाही है जामिन ग्रुप के हवाले से, व्यूवर्स है और कुछ पब्लिक क्वेश्चंस भी थे, उन्होंने पूछा था कि आप इनसे लाजमी पूछिएगा, व्हाट इज जामिन ग्रुप? देखिए, जामिन नाम जो है ना, ये बड़ा आप समझिए नाम से इसकी पता एक चल रहा है फिलॉसफी है जमानत। इसके पीछे। ये जमानत तो है, लेकिन ये जमानत कुछ इस तरह की है कि ये मेरे 3 बच्चों के नामों से बना। अच्छा, तो माशाल्लाह। ये मेरी मेरी फीलिंग्स की, मेरी फैमिली की, मेरी आने वाली नस्ल की जमानत है। और हम इसके साथ बड़ी अटैचमेंट रखते हैं, इसके साथ बड़ी जज्बाती वाबस्तगी है हमारी। हम्म। और इसी तरह से हम अपने तमाम कामों में भी उसकी रिफ्लेक्शन इसके लिए नजर आती है। अच्छा। अच्छा, व्यूवर्स को ये बताते हैं आपके किन प्रोजेक्ट्स पर अब तक जो है जामिन ग्रुप काम कर चुकी है और क्या जो है काम करती है? देखिए, जामिन से पहले जो हमारा माजी रहा वो स्टेट प्रो के तौर पे हमने काम का आगाज़ किया। स्टेट प्रो एक रियल एस्टेट एजेंसी भी थी, बाइंग हाउस भी था। और इसमें हम कराची के काफ़ी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हुए, जिसमें खुद जहाँ हम बैठे हुए, इसमें डीएचए सिटी, फिर उसके बाद एमडीए। हम्म। और इसी तरह से हम चलते हुए फिर अपने प्रोजेक्ट की जाने पहुंचे। बुनियादी तौर पे हमारा काम सेलिंग का था, ठीक मार्केटिंग है। का था। हम पाकिस्तान में पाकिस्तान की मार्केटिंग करते हैं, यानी हम्म। लोगों को पाकिस्तान की तरफ किस तरह से अट्रैक्ट किया जाए, किस हम्म। तरह से इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान लाया जाए। हम्म। और उसके लिए हमने शोबा इस्तेमाल किया रियल एस्टेट का। तो हम उसी सिलसिले को लेके आगे बढ़े। और फिर अपना प्रोजेक्ट्स हम करने के लिए गए, क्योंकि हमें ये लगता था कि हम न सिर्फ मार्केटिंग में बल्कि डिलीवरी में भी अपने आप को मनवाएं, और हम्म। लोगों को ऐसी चीज़ हम डिलीवर करें जहाँ पे एक आम आदमी का लाइफ स्टाइल हम बेहतर कर सकें। तो हम्म। इस कोशिशों में हम हैं।
अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, इसके अलावा जामिन ग्रुप के अलावा आप कितनी कंपनीज या कोई ऐसे इदारे हो जो आप लीड करते हैं? देखिए अगर मैं कमर्शियली कहूँ तो कमर्शियली हमारा जामिन ग्रुप तो मेन है। हम्म। इसके अलावा मैंने स्टेट प्रो का नाम लिया जो कि हमारी बुनियाद थी। हमारे डिज़ाइन प्रो के नाम से एक इदारा जो कि डिज़ाइनिंग के हवाले से काम करता है ठीक है। और सारी आर्ट्स एंड तमाम हम्म। सोशल मीडिया को हैंडल करता है। इसके अलावा हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसको आप खदमात के प्रोजेक्ट्स कहेंगे, जी जी। जिसमें हम अपनी जो जिम्मेदारियां महसूस करते हैं मास्टर की जाने, वो हम अदा करते हैं। उसमें बीनाई फाउंडेशन के नाम से एक इदारा है, उसको हम सिर्फ फाइनेंशियली नहीं बल्कि फिजिकली हम अपनी अपना वक्त दे के बहुत ज़्यादा उसको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। बोलते हैं ठीक है। रूप के नाम से एक इदारा है, सोशल उसमें इदारा है। सोशल इदारे हैं। ठीक है। रोटरी में मेरी वाइफ का बड़ा किरदार है, वहाँ हम्म। पे वो अपना किरदार अदा करने की कोशिश करती है। जो हमारे हिस्से का काम है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं कि कमर्शियल कामों के अलावा जी दूसरे जी। कामों तक जाए। तो कमर्शियल की हद तक तो यही है। बाकी मैंने CSR का आपको बताया, CSR में हमारे काफ़ी सारे काम। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त, एक अचीवमेंट है आपके तो। अच्छा, कौन सी कॉम्प्रिहेंसिव टेक्नोलॉजीज अब तक जामिन ग्रुप ने लॉन्च की है? देखिए इस वक्त पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली पिछली 7 दहाइयों से हम अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो एक मोनोटनस सी एक सिस्टम चल रहा है जिसमें हम कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन के तरीकेकार से आगे बढ़ नहीं पाए। अनफॉर्चुनेटली मार्केट ने उसको परसीव नहीं किया, हमारे यहाँ रिसर्च एंड हम्म। डेवलपमेंट के बहुत ज़्यादा फुकदान रहा। हम इस वक्त रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फेज़ में हैं और बाकायदा हम हमारी जानिब से जो सपोर्ट हो सकती है वो इदारों को सपोर्ट प्रोवाइड करें, जिसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूट जैसे NEDB है या दूसरे इंस्टीट्यूट जी है जी। जो कि ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम कर रहा है। हम्म। हमारी ख्वाहिश ये है कि हम अपनी हमारा प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें हम बाकायदा तौर पर इन तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की तैयारियां कर रहे हैं, right। जिसमें चाहे ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजी के थ्रू सस्ती तो मैं सिर्फ नाम इस्तेमाल नहीं करूंगा बल्कि सस्टेनेबल हाउसिंग जो है वो इंशाल्लाह लोगों को दे पाए, जो कि स्टैंडर्ड्स में किसी तौर से भी जो कन्वेंशनल मेथड होते हैं उससे कम ना हो। अच्छा। बल्कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका हमें इदराक नहीं है, जिसमें इंसुलेशन की ऐसी टेक्नोलॉजी इस वक्त अवेलेबल है जहाँ से आप एनर्जी की कंजम्पशन को कम कर सकते हैं। और एनर्जी क्राइसिस में पाकिस्तान कई दहाइयों से चला आ रहा है। हमें आज इस किस्म की टेक्नोलॉजीज को भी इस्तेमाल करना चाहिए जहाँ से कॉस्ट के साथ साथ आप ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा सकें या एनर्जी कंजम्पशन को हम मिनिमाइज कर सकें। तो हम उस तरफ काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से कुछ ऐसी डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं, उसकी तरफ हमारी काफ़ी ज़्यादा तवज्जो है। हम कोशिश कर रहे हैं उसको भी सपोर्ट करें क्योंकि आगे आने वाला दौर, बल्कि जो करंट चल रहा है दौर, ये टेक्नोलॉजीज का दौर है। और रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन में भी टेक्नोलॉजीज का बड़ा अमल दखल है। जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ पे इसका काफ़ी इस्तेमाल किया जा रहा है। और पाकिस्तान इतनी बड़ी इकॉनमी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन है, बिल्कुल। जहाँ पे कंज्यूमर की तादाद बहुत ज़्यादा है, उधर ये तमाम चीज़ें ना होना एक सवालिया निशान क्रिएट करता है। तो हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं, साथ साथ बिल्कुल, आप हुकूमत लोगों ने को भी अपना हम रोल प्ले किया, हम बिल्कुल। कोशिश कर रहे हैं हुकूमत को भी इसमें एंगेज करें। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपकी लाइक मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ व्यूअर्स को, आजकल तो वो वाला दौर है कि यार इसकी पर्सनैलिटी कैसी है, इसकी पर्सनैलिटी कैसी है ना। अच्छा, आपकी ट्रेल ब्लेजिंग एंड इंजीनियस बिजनेस लीडरशिप का क्या राज है? देखिए मैंने जिंदगी में एक चीज को सीखा है, मैं कोशिश हम्म। करता हूँ लोगों को भी सिखा कि आप अपने अंदर सीखने की सलाहियत पैदा करें। बड़ी मुश्किल सलाहियत है, हाँ अच्छा। मुश्किल काम, बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो सीखने का अमल है ना ये शुरू होता है अपनी गलतियों को मानने से, हम्म। अपनी कमजोरियों को जांचने से, ये बिल्कुल। समझने से कि मेरे अंदर कौन कौन सी खामियां हाँ, मौजूद हैं। ये बिल्कुल। जब वो कमियां खामियां आप मानने को राजी हो जाते हैं तो आप सीखने पर आमादा हो जाते हैं। हम्म। और इंसान अगर अपने सीखने और इंसान अगर अपने सीखने के अमल को जारी रखे, फॉर्मली या इनफॉर्मली, थ्रू एजुकेशन या थ्रू एनवायरमेंट, मेरे ख्याल में वो ग्रो करता चला जाएगा। काफी चीजें और सीखने को मिलती हैं। काफी चीजें सीखने को हम्म। मिलती है। और इंसान की कामयाबी खुद ब खुद उसके साथ आती है, कामयाबी के पीछे आप नहीं भाग सकते, हम्म। कामयाबी को अपने पीछे भगाना होता है। हाँ। उसके लिए आप अपने अंदर तब्दीलियां लाते हैं, हम्म। तो तब्दीलियों के साथ नताइज तब्दील होना शुरू होते हैं। वो तब्दील नताइज कोई मेरे मेरे लिहाज से काम नहीं। जबरदस्त। अच्छा, आप रियल स्टेट एजेंट, तकरीबन आपको काफी टाइम हो गया होगा इसमें लाइक इन में ना, तो आपने अब तक क्या ट्रेंड सेट किया हुआ है एज अ रियल स्टेट एजेंट? देखिए रियल एस्टेट में बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जिसका हल मैं ये हम्म। समझता हूँ कि एक ऐसी तंजीम या ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाना जहाँ पे हम इस पूरे कारोबार को एक ऐसा मकाम दे पाए जहाँ न सिर्फ इसमें कारोबार करने वालों के लिए फ़वाइद हो, बल्कि वो तमाम लोग जो कि इसमें इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए फ़ायदा हो। मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा मजीद आगे ले जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान जी। में किसी किस्म की कोई ऐसी बॉडी मौजूद नहीं है जो कि रियल एस्टेट एजेंट को कहीं लाइसेंसिंग का इजरा करती है। ये सर्विसेज का शोबा है।
बिल्कुल उसी तरह जैसे एक डॉक्टर अपनी सर्विस फराहम करता है, एक बिल्कुल। इंजीनियर अपनी सर्विस फराहम करता है, एक लॉयर अपनी सर्विस फराहम करता है, इसी तरह से ये भी एक शोबा है जो कि अपनी सर्विस फराहम करता है। और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली गांव देहातों कस्बों और बड़े शहरों की गली गली में फराहम करता है, यानी इसकी पेनिट्रेशन हमारे माशरे के अंदर हर लेवल पे मौजूद है। अनफॉर्चुनेटली इनकी कतई किसी किस्म की कोई ऐसी बॉडी नहीं है जहां से एक लाइसेंस का इजरा होता है। लिहाजा उसके नतीजे में होता क्या है, जिस तरह से हम अताई डॉक्टर सुनते हैं उसी तरह से अताई रियल एस्टेट एजेंट भी मार्केट में आ जाते हैं। नुकसान क्या होता है, जैसे एक अताई डॉक्टर की बीमारी की तशखीस किए बगैर उसको दवाएं या उस पर टेस्टिंग करता है और हम्म, उससे नेचुरली वो फेटल हो सकती हैं चीजें। इसी तरह से इसमें भी चीजें फेटल हो सकती हैं। वो फेटल किस तरह से होती हैं, जब आपकी हार्ड एंड मनी जो कि आपने बड़ी तगो मेहनत के बाद बहुत कमाई कमाई होती है। है, वो गलत मशवरों से, गलत लोगों से, किसी भी फ्रॉड के चक्कर में आपकी जाया हो तो ना चलिए आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है, हाँ इसमें है, जाने भी बिल्कुल जाया हो हकीकत। जाती है। इसको रोकने का तरीकेकार ये है कि आप एक बॉडी तश्कील दें। जिस हवाले से हम पिछले कोई 3 सालों से मुसलसल गवर्नमेंट से बातचीत कर रहे हैं, जिसमें हमने सजेस्ट कर रखा है कि पाकिस्तान में रियल्टर्स काउंसिल मुतारफ करवाई जाए। अब राइट है। रियल्टर्स काउंसिल जो है वो अपना किरदार अदा करेगी लाइसेंसिंग का, बल्कि लाइसेंस तो एक छोटा सा उसका पहलू होगा, कौन लोग इसमें एंटर हो सकेंगे, उनके काम करने का तरीकेकार क्या होगा, कौन सी लॉज और कौन से नॉर्म्स होंगे जिन पे ये तमाम लोग काम करेंगे, किस तरह से इन्वेस्टर्स जो है वो सिक्योर फील करेगा लाइसेंस रियल एस्टेट एजेंट्स के साथ काम करने पे, हम्म, रियल एस्टेट एजेंट्स को कौन कौन से कारोबारी मौके गवर्नमेंट की जानिब से फराहम किए जाएंगे। अक्सर वो इस तरह ऐसी पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज हमारे यहाँ आ जाती हैं जिसमें रियल एस्टेट से दू बदू उनका ताल्लुक होता है, उससे इफेक्ट हो रही होती है पूरी रियल एस्टेट मार्केट, लेकिन रियल एस्टेट में किसी को भी इस बात का पता नहीं होता कि कौन सी पॉलिसी बनाई जा रही है। हम्म, तो हम चाहते हैं कि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जहां से मईशत को भी सपोर्ट मिले, जहां से ये लाखों की तादाद में काम करने वाले सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो कि गवर्नमेंट या किसी किस्म की स्ट्रक्चर्ड बॉडी से ना कोई फंडिंग लेते हैं ना कोई सब्सिडी लेते हैं, बल्कि अपना माश खुद तलाश करने के बाद अपनी किफालत के साथ साथ कई लोगों की किफालत करते हैं, तो उनके लिए कम से कम स्ट्रक्चर्ड एक सिस्टम हो जहां से कम ये जरूर पता हो कि ये जिससे मैं काम करने जा रहा हूँ ये कितना ऑथेंटिक है, और जो काम करने वाला है उसको बताओ कि मेरे हुकूक का वसूल कहाँ से हम्म, मुमकिन बनाया जा सकता है। तो हम इस तरफ काम कर रहे हैं और इस पर बहुत ज्यादा हमने इस पर काम कर लिया। रियल एस्टेट एजेंट्स के हवाले से हम चाहते हैं कि यहाँ पे इस किस्म के करिकुलम मुतारिफ करवाए जाएं यूनिवर्सिटीज में, हम्म, इंस्टीट्यूट्स में, कि वहाँ पे इनको बाकायदा तौर पे टेक्निकल एजुकेशन फराहम की जाए। जैसे हमारे यहाँ लोगों ने बहुत ज़्यादा सीखा है, बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, लेकिन उन्होंने सालों लगा के इन डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस को सीखा, अरसा लगा के उन्होंने हम्म, मार्केट में डीलिंग के अमल को सीखा। अभी उनके लिए बहुत कुछ सीखना बाकी है, जिसमें अब नए दौर के नए तकाजे भी शामिल हैं, जिसमें ये पूरी डिजिटल मार्केटिंग आ जाती है, सोशल मीडिया आ जाता है। इसके साथ साथ जो चैलेंजेस इस वक्त हैं उन चैलेंजेस को भी हमें पूरा करना है, जिसमें पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त जो हम देखते हैं वो फॉरेन एक्सचेंज का है। और अगर हम अपनी कैलकुलेशन देखें तो इस वक्त जितनी एक्सपोर्ट्स हमारे हमारे मुल्क की मौजूद है, यानी कि तकरीबन 30 बिलियन डॉलर की या 34 बिलियन डॉलर की, जी जी बिल्कुल लेते हैं। करीब करीब हम्म, उतनी ही रेमिटेंसेज आती हैं वो चीज पाकिस्तानी की जाती है। पाकिस्तान हम्म, 30 बिलियन डॉलर के आसपास, जी जी। इस साल हुकूमत ने बजट दिया उसमें 33 बिलियन डॉलर का टारगेट किया है उन्होंने, और ये जो 3 बिलियन डॉलर का उन्होंने टारगेट बढ़ाया हम्म, है इसमें मेजर पोर्शन उन्होंने तस्वुर किया है कि वो रियल एस्टेट का होगा। इसी हवाले से रियल एस्टेट के लिए जिन लोगों के पास नाइकॉप मौजूद है वो भी पाकिस्तानी के पास उनको मराहत भी दी गई है, अपनी रेमिटेंसेज यहाँ पाकिस्तान में भेजता है। तो वो चाहेगा कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट वो एक ऐसे चैनल के थ्रू करे जहां से उसको मुस्तनद और धोखे से पाक बिल्कुल क्लियर हो। ऐसा एक एनवायरनमेंट मिले या ऐसे लोग मिले जिनकी कहीं ना कहीं बात गज भी की जा सके, कहीं ना कहीं बात पुर्स भी की जा सके, उनको पकड़ा भी जा सके। तो ये तमाम चीजें करने की एक साथ सारा पैकेज एक डिजाइन होगा। इस हवाले से हम हुकूमत से कई दफा बातचीत कर चुके हैं और अभी भी उसके अच्छा, हवाले से हम हुकूमत का पेश रफ्त कोई कर लाया रहे हैं। अमल इस पे, या ऐसे ही अधूरा रही है? देखिए अनफॉर्चुनेट है हमारे यहाँ कुछ चीज़ें हैं। हम हम्म, पिछले कोई 5 सालों से एक टॉपिक पर खास तौर पर मैं बात करता रहा हूँ। पिछले 1 साल में तो मैंने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हैमरिंग की है। जिस तरह से हम सिक्योरिटी पॉलिसी स्टैंड अलोन बनाते हैं कि सिक्योरिटी के अंदर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होता, हम्म, मईशत के अंदर भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हम्म, नहीं होना चाहिए। हम्म, माशी पॉलिसियाँ आपकी इस तरह की बननी चाहिए जहाँ कम से कम जो बिजनेसमैन तबका है या जो इन्वेस्टर्स हैं, हम्म, जो जो कैपिटलिस्ट हैं, उनको ये पता होना चाहिए अगर मैं कहीं जाके सरमायाकारी कर रहा हूँ तो एक पर्टिकुलर पॉलिसी वो कम से कम 8-10 साल तक सस्टेनेबल रहेगी।
मुश्किल ये होती है कि हर साल बजट आने से पहले लोगों को डर और खौफ लाक हो जाते हैं कि अगले हम्म, बजट में किस तरह की चीजें आने वाली हैं, बिल्कुल। या हर चंद सालों में जिस वक्त गवर्नमेंट तब्दीलियाँ होती चेंज हैं हो रही मतलब। होती है, तब्दीलियां आ रही होती हैं, तो उस वक्त हमारी माशी पॉलिसी भी हर गवर्नमेंट के साथ तब्दील हो जाती है। बिल्कुल। तो एक किसी भी सरमायादार के लिए सरमाया लगाना इतना आसान नहीं होता है ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे एम्बिग्विटी हो, हम्म, जहाँ पे इतनी सिस्टम इतना वोलेटाइल हो, जिसकी 360 डिग्री पॉलिसीज में तब्दीलियां आ जाती हैं। तो हमें कम से कम मईशत को इन तमाम सियासी मामलात से ज़रा हटा देना चाहिए, ताकि पाकिस्तान में काम करने का, सिक्योरिटी का, ये सारे सारे मामला जो है अलग करें। बकिया बिल्कुल। बहुत सारे बिल्कुल। एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं जहाँ पे सियासी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, बिल्कुल, अब और फिलहाल वहाँ ये पे हुआ है कि अब सारी चीज़ें जी, कंपाइल हुई है, मीशत को एग्जैक्टली उनके साथ करी। एग्जैक्टली। अच्छा, एक ये सवाल इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि व्हाई शुड वी इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट और व्हाई शुड वी इन्वेस्ट इन कराची, अगर करंट सिचुएशन को देखें यूथ के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। देखिए, रियल एस्टेट को हमें बड़ा ब्रॉडर टर्म में देखना होगा। रियल एस्टेट है क्या? बुनियादी तौर पे ये एक ज़रूरत है इंसान की, बुनियादी, जैसे खाना पीना, ये चीज़ें तो ये हैं। तमाम चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है। उसी तरह से ये तमाम चीज़ें सड़क किनारे बैठ के नहीं की जा सकती। हम्म, इसके लिए आपको साहिबान की भी ज़रूरत है, छत की भी ज़रूरत है। वो छत हर शख्स के लिए, हर कैटेगरी के लिए मुख्तलिफ हो सकता है। जी, जी। जिसको कोई चीज़ लग्जरी दिखाई देती हो, वो हो हम्म, सकता है किसी दूसरी कैटेगरी के लिए नेसेसिटी हो। मुख्तलिफ टीयर्स हैं, मुख्तलिफ लेवल्स हैं जहाँ पे लोग हम्म, अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं, लेकिन एक बात यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आपको घर की ज़रूरत होगी, चाहे कच्चा ही क्यों ना हो। तो रियल एस्टेट अपनी जगह पे एग्जिस्ट करता है और बड़ी पावरफुली एग्जिस्ट करता है। अब आए पाकिस्तान की बात करते हैं। अब अगर हम पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान दुनिया की छठी बड़ी पॉपुलेशन है। बिल्कुल। उसी हिसाब से पाकिस्तान में हाउसिंग की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी, बड़ी सिंपल सी बात है। बिल्कुल। अच्छा, फिर हम जाके इसके जरा सा और मजीद डेमोग्राफिक देखते हैं कि पाकिस्तान के हैं क्या, फंडामेंटल्स क्या है। पाकिस्तान में आबादी का एक महदूद अंदाजे के मुताबिक 60% से ज्यादा, करीब 70% हिस्सा वो है जो कि यूथ पे मुश्तमिल है। यूथ ये पे। यूथ वो है जो कि 25-30 साल से कम हम्म, उम्र है। अब ये 25-30 साल की वो एज है जहां से आपकी शादियां शुरू होती। शादियों का हमने फिनोमेना पिछले 7 दिहाइयों में देखा कि वो तब्दील होता चला गया, कि जहां एक फैमिली के अंदर 10-10 फैमिलियां रहा करती थी, वो शादियों के बाद अब अलहदा होना शुरू हो गई, और वो न्यूक्लियर फैमिली से बनना शुरू हो गया। मेरी बिल्कुल शादी ऐसा। हुई, मैं अपनी फैमिली को लेके अलग हो बिल्कुल गया। अलग, हाँ। एक और मेरे भाई की शादी हुई, वो अपनी वो फैमिली, अलग हो गया, मेरी बहन बिल्कुल। की शादी हुई, वो कहीं और चली गई। तो घरों की रिक्वायरमेंट क्या हो रहा है, इस ज़्यादा हो रही फैक्टर है, की वजह बिल्कुल। से भी बढ़ती चली जा रही है। प्लस माश के लिए ये जो मूवमेंट है, तिजारत है, तिजारत के लिए हिजरत, हम्म, ये फितरत भी है, शरीयत भी है। और यही होता चला है कि छोटे कस्बों देहातों से लोग मूव करके बड़े शहरों की जानिब जाते हैं। तो बड़े शहरों में आबादी का तनासुब बढ़ता चला जा रहा है, इसी तरह से घरों की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जा रही है। तो पाकिस्तान, और फिर आ जाइए कराची, जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटी है। पाकिस्तान की इतनी बड़ी आबादी, कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी होने के साथ साथ माश की फराहमी का एक बड़ा जरिया है, या मरकज कह लीजिए। तो ये तो एक नेचुरल फिनोमिना है कि पाकिस्तानी अवाम को पाकिस्तान और फिर कराची में माश मिलेगा, लिहाजा घरों की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाएगी। घरों की रिक्वायरमेंट जहाँ पे बढ़ती चली जाएगी, वहाँ रियल एस्टेट की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। और रियल एस्टेट जहां जहां बढ़ेगा, तो ये कारोबार भी नेचुरली अपनी बड़ा इफादियत के साथ, अपनी पूरी आबोताब के साथ न सिर्फ मौजूद रहेगा बल्कि बढ़ता बढ़ता चला जा रहा जाएगा। है। अच्छा, इसी यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं ऐड करना चाहूँगा, क्या ऑफर्स एंड क्या एडवाइसेस आप देना चाहेंगे यूथ को, वो मुतमईन हो जाए कि हाँ यार हमने यहाँ इन्वेस्ट करना तो देखिए, रियल एस्टेट में। जिंदगी में याद रखिए, दुनिया में ऐसा कोई शख्स आज की तारीख में तो नहीं है हम्म, जो अपने आप को अक्ल कुल कहे बिल्कुल। या अक्ल कुल हो। हमने लर्न करना है, और लर्निंग का सिलसिला उस दिन खत्म होता है जिस दिन हमारा दुनिया से कनेक्शन उठ उड़ जाता है, जाता है, बिल्कुल। यानी हमारा इंतकाल हो जाता है। तो लर्न करते रहिए, सीखते रहिए, अपने एनवायरनमेंट से सीखिए। सीखने के बाद उसका उस पर अमल कीजिए, उसको करेक्ट कीजिए। हर शख्स को करेक्शन की ज़रूरत है। और बिल्कुल। अपनी हर जानिब से आने वाली इंफॉर्मेशन को अल्लाह की जानिब से नेमत तस्वुर करते हुए आप सीखिए। छोटे से सीखिए, बड़े से बड़े से सीखिए, साथ वाले से सीखिए, एनवायरनमेंट से सीखिए, हम्म, हर चीज़ से सीखिए, लर्न करें, आप बहुत ग्रो करें। इंशाल्लाह ताला। एक यूथ के लिए एक छोटा सा मैसेज था काशिफ भाई की तरफ से। अच्छा सर, कराची में रियल एस्टेट का कितना स्कोप है आपकी नज़र में, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, हमें इस चीज़ की बिल्कुल नॉलेज नहीं है क्योंकि हम लोग साइड पे हैं, आप बिल्कुल फ्रंट पे हैं। देखिए, मैंने आपको बताया ना, फितरत है। आपने देखा होगा शहर आबाद होते हैं जहां माश मौजूद हो। इसकी सिंपल एग्जांपल है कि कोई भी, अब कराची की हम बात ले लेते हैं, गवादर की बात ले लें, समंदर किनारे आबादी आना शुरू हुई।
वजह क्या थी? क्योंकि समंदर में अल्लाह पाक ने वहाँ माश की मौजूदगी रखी हुई थी, वहाँ आपके लिए हम्म, मौजूद था माश। बिल्कुल। तो जहाँ माशी सरगर्मी होगी वहां से आबादी बढ़ना शुरू होगी। कराची ऑन द होल, जहाँ सी भी मौजूद है, जहाँ इंडस्ट्रीज भी मौजूद है, वहाँ कमर्शियल और भी एस्पेक्ट मौजूद है। तो कराची में रियल एस्टेट का सबसे पहला जो कुलिया है वो हम्म, चलता ही ये माशी सरगर्मियों से है। अब माशी सरगर्मियां हैं तो आबादी उसी हिसाब से बढ़ रही है, आबादी है तो घरों की रिक्वायरमेंट चाहिए। तो कराची में आबादी और माश, ये जब तक रहेगा, ता कयामत ही रहेगा इंशाल्लाह, हम्म, तब तक ये सिलसिला रियल एस्टेट का जारी चलता रहेगा। रहेगा। रियल एस्टेट को कतई तौर पे स्पेकुलेशन से ना जोड़ा जाए। लोग अगर स्पेकुलेटिव मार्केट में और उस पर्सपेक्टिव से सोचते हैं कि कब मार्केट में तेजी आ रही है, कब मार्केट में ठहराव आ रहा, ये बहुत ही डिफरेंट एरिया है जहां पे बात करने के लिए बहुत वक्त भी दरकार है। उसके फंडामेंटल इन फंडामेंटल से अलग होते हैं जो मैंने हम्म, अभी बयान किए। जी। लेकिन अगर मार्केट में ये तमाम फैक्टर्स हैं जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये जेन्युइन मार्केट की डिमांड को क्रिएट रखेंगे। जेन्युइन मार्केट की डिमांड जब तक क्रिएटेड रहेगी, जब तक कारोबार की फरहमी चलती चली जाएगी। अच्छा, चलिए जबरदस्त। अच्छा सर, लाइक बिलफर्ज मुझे रियल एस्टेट एजेंट बनना है, मुझे किन चीज़ों पर कमांड हासिल करना जरूरी है? देखिए, रियल एस्टेट एजेंट कोई एक ऐसा थंब रूल नहीं है कि आप बोलते अच्छा हो तो रियल एस्टेट एजेंट बन जाएंगे। आप अ, आपको एक पैकेज चाहिए। एक पैकेज क्या चाहिए? बेसिकली किसी की बहुत मेहनत से कमाई हुई अमाउंट है जो कि वो रियल एस्टेट में हम्म, इन्वेस्ट करना चाहता है। रियल एस्टेट में वो इन्वेस्ट इसलिए करना चाहता है क्योंकि हिस्ट्री उसको ये बताती है हम्म, कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट ने ग्रो किया है। बल्कि दुनिया जहां में रियल एस्टेट बहुत ऑथेंटिक और बहुत मजबूती से एक ऐसी इन्वेस्टमेंट साबित हुई है जहां से आपकी हम्म, चीज़ों को नुकसान नहीं पहुंचता। तो आप पहले तो ये अपने अंदर वो जेस्चर कैरी करें, वो फील कैरी करें कि आप एक कंसल्टेंट हैं जो आप उसको बताएंगे कि रियल एस्टेट में किस जगह इन्वेस्टमेंट करें, कितनी इन्वेस्टमेंट करें। तो इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, आपका प्रेजेंटेबल होना, आपका उस फील को कैरी करना, कि आपको एक कंसल्टेंट माना जाए, वो बहुत ज़रूरी है। पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है। और इन तमाम चीज़ों के साथ हर कारोबार में, सिर्फ रियल एस्टेट में नहीं, हर कारोबार में ईमानदारी बहुत ईमानदारी तो ज़रूरी शर्त है, है। बिल्कुल। ईमानदारी आपकी शुरू होती है अपने आप से, अपने आप से। कि आप अपने काम के हमसे कितने साथ मुखलिस है, ईमानदार हो कितने या नहीं, ईमानदार है, कितने बिल्कुल। सिंसियर, कितने मुखलिस हो या नहीं, हम्म, वो वहां से शुरू होती है। आप अपने साथ अगर मुखलिस नहीं होगे तो आप तो किसी और के साथ मुखलिस नहीं हो सकते। नहीं हो सकता। ये बिल्कुल नेचुरल फिनोमेना है। ये तमाम वो ट्रेड्स हैं जो कि एक रियल एस्टेट एजेंट में होनी चाहिए। अच्छा सर, एक जगह मैंने आपने हाईलाइट किया था, मैंने आपकी बायोडेटा में पढ़ लिया था कि M9 का आपका कोई प्रोजेक्ट है, हैदराबाद की साइड है या कराची में, कंबाइन होगा ना? तो सीपेक लाइक उसमें जुड़ा हुआ या कोई सीपेक की सी कोई बात उसमें M9 में जो है वो कंबाइन हुई है? तो इस प्रोजेक्ट के हवाले से थोड़ी सी ब्रीफ इसमें आप अगर ऐड करें। देखिए, जामिन टाउन के नाम से हमारा प्रोजेक्ट है। बुनियादी ये तमाम फंडामेंटल जो इससे पहले मैं बयान कर रहा था, जब हमने जामिन टाउन कंसीव किया कि हम जामिन टाउन का एक हाउसिंग प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, तो नेचुरली उसके पीछे एक फिलॉसफी थी कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि सबके लिए एक अच्छा बेहतरीन लाइफस्टाइल प्रोवाइड करने का हम्म, और एक अफोर्डेबल सोल्यूशन प्रोवाइड करे, आज की तारीख में अफोर्डेबल तरीके कार से प्रोवाइड करे, ताकि कल को उनका फ्यूचर जो है बहुत ताबनाक भी हो सके और बेहतरीन किस्म की फैसिलिटीज कल एंजॉय कर रहा है। ये हमारे लिए हाउसिंग का था। अब लानी कहाँ है? लानी एक ऐसी जगह थी जहाँ आबादकारी पॉसिबल है। आबादकारी कहाँ पॉसिबल है? जहाँ कारोबार पॉसिबल है, जैसे कारोबार मैंने को बयान किया। बिल्कुल। वो कारोबार के लिए हम जगह ढूंढ रहे थे। कारोबार कहाँ पॉसिबल है? क्योंकि हम अपने तौर पे कारोबार क्रिएट नहीं कर सकते। हम्म, कारोबारी जहाँ पे फैसिलिटीज मौजूद होंगी, क्यों ना वहाँ पहुंच जाए। वहां पहुंचने के लिए हमें विद इन द सिटी, हमें पता था कि यहाँ पे वो फैक्टर्स नहीं है, यहाँ पे आम आदमी इस वक्त खरीदारी नहीं कर सकेगा। जो हमारा वो जो अफोर्डेबल लग्जरी का कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो जाना था। वो नहीं, लग्जरी तो उसको मिल जाएगी या तो अफोर्डेबल नहीं होगी, और अगर अफोर्डेबल होगी तो लग्जरी नहीं लग्जरी होगी, नहीं। या तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो हमने फिर एक ऐसी जगह का तयन किया जहाँ पे कारोबार पहले से मौजूद हो। तो हमने M9 का इंतखाब किया। M9 पे एक ऐसे पॉइंट का इंतखाब किया जहाँ पे ऑलरेडी इंडस्ट्रीज मौजूद थी, एक नहीं कई इंडस्ट्रीज मौजूद थी। और नहीं। नूरियाबाद भी मौजूद थी, कोटरी भी मौजूद थी। फिर हमने एक ऐसी जगह का तयन किया जहाँ पे ऑलरेडी लोगों की रिहाइश मौजूद थी। लेकिन वहाँ पे फ्रंट के एरियाज जो हैं वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल थी कि जो मौजूदा रिहाइश हैं उनको अपग्रेडेड फैसिलिटीज मिल जाए, वो बिल्कुल M9 पे आ जाएं। और साथ साथ ये जो इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग हैं इनको भी वहाँ पे मौके मिले, या वो लोग जो कि यहाँ रिहाइश इख्तियार करेंगे उनको इंडस्ट्रीज मिल जाए और वो आ जाए।
एक बेहतरीन किस्म की फैक्टर्स को शामिल करते हुए हमने एक सोसाइटी जिसका नाम मैंने आपको बताया जामिन था, वो हमने M9 पे मुतारिफ करवाई। ये हैदराबाद से तो करीब 15 मिनट की ड्राइव पे है। अच्छा। तो हैदराबाद, हैदराबाद के बाद जामशोरो, कोटरी और उसके साथ साथ थाना बुलाखा, ये वो रिहायशी इलाके हैं जो कि बिल्कुल हमारे इस जामिन टाउन के करीब करीब मौजूद हैं। इनकी तरफ से आता हुआ रिस्पॉन्स भी देख रहे हैं और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि उनको डेवलपमेंट की मद में बेहतरीन डेवलपमेंट और जितनी जल्द हो सकती है वो डेवलपमेंट उनको फराहम करें, ताकि हम अपनी ज़िंदगियों में इसको बाकायदा हंसता बसता और बाकायदा मुतहरिक दें। जिस तरह करंट इन्फ्लेशन चल रही है, पैंडेमिक गुजरा, उसके बाद करंट इन्फ्लेशन, फिर बातें हुई कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा। तो आप एज अ सीईओ, एग्जामिन ग्रुप के सीईओ है, एक्सपीरियंस वाइज देखे तो करंट जो इन्फ्लेशन चल रही है पाकिस्तान की, इस पे क्या असर पड़ा है आपकी कंपनी को? देखिए, असरात तो नेचुरली मुरतब होते हैं। आपकी जो मुल्की इकानमी है वो डायरेक्टली आप पे असरअंदाज होती है, मुल्की पॉलिसीज जो है वो डायरेक्टली असरअंदाज हो रही होती हैं और एडवर्स इफेक्ट आते हैं। लेकिन ये जो एडवर्स इफेक्ट हैं इसके साथ साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं। ये चैलेंजेस होते हैं जिन अपॉर्चुनिटीज को आपने समझना होता है। आप अगर उन अपॉर्चुनिटीज को इस्तेमाल कर जाएं तो आपके लिए नई मंजिलें आपका आपका रास्ता देख रही होती है और नई मंजिलों की जानिब आपको पहुंचने में बहुत आसानी हो जाती है। जैसे हमने भी यही चीज देखी इसके अंदर। इस वक्त देखिए, पाकिस्तान में जो चैलेंजेस हैं, जो इन्फ्लेशन है, वो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन क्या इन्फ्लेशन दुनिया जहां में नहीं है? हम नहीं अगर दुनिया ऐसा जहां नहीं। में जाए तो हर जगह इन्फ्लेशन नहीं है। है। नहीं है। है। अच्छा, बहुत रेशो बुरा देखा जाए इन्फ्लेशन तो है। पाकिस्तान में देखिए, काफी रेशो। पाकिस्तान में इस वक्त इन्फ्लेशन का रेशो बहुत ज्यादा हो गया। हमारा जो इम्पोर्ट लेकिन बिल है वो 72.5% इम्पोर्ट बिल है हमारा। देखिए हुआ क्या, बुनियादी तौर पे हम पिछले कई सालों से, ठीक है, इन्फ्लेशन का वो रेट नहीं देख रहे थे। अगर बतदरीज उसमें इजाफा होता तो शायद ये अब्जॉर्प्शन बड़ी हम्म। आसान हो जाती। मैं ये नहीं कहता कि ये इन्फ्लेशन जो है इसको ख़त्म नहीं होना चाहिए, इसकी करेक्शन आनी चाहिए। लेकिन जब कभी ऐसे चैलेंजेस आएंगे तो हमें अपनी अपने अंदर तब्दीलियां लानी होंगी, बिल्कुल, हाँ, हमने अपने फेस ज़िंदगी करना है ये गुजारने चीजें। में तब्दीलियां हम्म, लानी होंगी। जैसे कोविड आया, बिल्कुल, कोविड हमने आया हाँ तो अब सरवाइव आपके लिए किया। क्या था? हमने सरवाइव किया, हम मास्क लगा के बाहर गए, हमने हम्म, लोगों से फासला किया, वो वक्त गुजर गया। गुजर गया, बिल्कुल चैलेंजेस बेशक। इसी तरह दुनिया जब से बनी है, जब से आते रहे और गुजर गए, हमें एडजस्टमेंट करनी। सवाल पहला ये होता है, हमने और आपने अपनी जिंदगी के अंदर क्या तब्दीलियां पैदा की? माशी चैलेंजेस आ गए, चीजें महंगी हो गई, तो हम्म, आपको अपनी इनकम, अगर एक तस्वुर करें आपकी इनकम अगर बढ़ जाए तो आप ये चैलेंजेस फेस कर लेंगे। हमने अपनी इनकम बढ़ाने के लिए क्या किया? सबसे पहला सवाल अपने आप बिल्कुल पे ये है। अच्छा कंट्रोल सवाल है। तो हमारा अपने आप पे है ना। हम हर हम्म, चीज गवर्नमेंट से चाहते हैं कि तुम करो, तुम करो। तुम ये भी करो, तुम वो भी करो, तुम हमारे लिए ये फैसिलिटी भी दो, तुम सिर्फ हमारे ये लिए वो बात भी आती है, फैसिलिटी हम भी दो। टैक्स भी देते हैं, हमारे टैक्सेस से सब कुछ देखिए, चलता बड़े ये सारे वो टॉपिक्स हैं है। जो कि हम सिर्फ शिकवे 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 हम्म, करते चले आ रहे हैं। इनमें कोई शक नहीं कि ये तमाम बातें अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है बिल्कुल दुरुस्त है, कि हाँ, गवर्नमेंट वैलिड है। को इन तमाम चीजों पे काम करना चाहिए। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि हमें अपने अंदर कोई तब्दीली नहीं लानी चाहिए। बिल्कुल चेंजेस हमें लाना है। सारी तब्दीलियां दूसरे के अंदर चाहिए, हम्म, अपने अंदर हम एक तब्दीली लाने को तैयार नहीं। हम सुबह से निकल के शाम तक जो काम अगर करते हैं, आज से 1 साल पहले करते थे वही आज भी कर रहे हैं, जो 5 साल पहले करते थे वो आज भी कर रहे हैं। बिल्कुल। हम क्या तब्दीली लेकर आए अपने अंदर लाइफस्टाइल में? हमें अपने अंदर तब्दीलियां लाने की जरूरत है। हाँ, उसके साथ साथ आप गवर्नमेंट को भी ये चीज दिखाएंगे। अक्सर और बेशतर बात होती है, लोग कहते हैं जी एक बंदा अपने आप को सही करके क्या कर ले। नहीं, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। इस मुल्क की आबादी फर्ज कर लें आज 23 करोड़ है, हर 23 करोड़ एक बंदा है। बिल्कुल एक ही। एक नंबर से 60 होता है और 23 करोड़ तक पहुंचता है। वो हर एक बंदा सही कर ले तो 23 करोड़ आज की तारीख में। हम अपना काम जहां पे अपना कंट्रोल है, सबसे बड़ा कंट्रोल हमारा अपने आप खुद पे है। पर है, बिल्कुल। हम दूसरे को हम्म, कंट्रोल करने की तो बेतहाशा कोशिश करते हैं, कभी अपने पे आजमा के देखें, शायद बेहतरी आ जाए। बाकी तमाम चीजें जितनी जहां हुकूमत की जिम्मेदारी है वहां नेचुरली उसके ऊपर बात की जानी चाहिए और बात की जा रही है, उन हलकों में बात की जा रही है जिन हलकों का ये काम है। हमारे सेक्टर के अंदर एसोसिएशन इस हवाले से अपना किरदार अदा कर रही हैं। वो हुकूमती हलकों पे, चाहे वो सूबाई हो, बल्दियाती हो, विफाकी हो, वहां पे अपनी आवाज को बुलंद करते हैं, वहां जाके डिस्कशंस करते हम्म, हैं। लेकिन उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज बेहतरी भी आ रही है। लेकिन जो चीज़ हमारे कंट्रोल में, जो चीज़ें हम बहसियत कारोबारी अफराद के तौर पे हम कर सकते हैं या एक आम सिटीजन के तौर पे कर सकते हैं, उसके लिए तो कोई रोक टोक नहीं है। उसके लिए तो हमें कोई पॉलिसीज नहीं चाहिए, उसके लिए तो कोई हमें लंबा चौड़ा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं चाहिए। हम खुद कर सकते हैं। मेरे ख्याल में उस तरफ हमें बढ़ना चाहिए, बकिया तमाम चीज़ों को जारी रखना चाहिए। अच्छा, एक छोटे से जुमले में हम बता दीजिएगा कि हाउ टू गेट रिड ऑफ करंट इन्फ्लेशन।
कोई छोटा सा एक पॉइंट हो। देखिए इन्फ्लेशन को हेज किया जाता है। हम्म, अब ये इन्फ्लेशन हेजिंग क्या है? इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन हेजिंग है अपने पास जो इनकम के रिसोर्सेज हैं, वो रिसोर्सेज आपको बढ़ाने होते हैं। हम्म, एक एंड पे आपने सुना होगा तमाम अंडे एक बास्केट में नहीं रखने चाहिए, ये एक बड़ी लेकिन इसको मैं एक्सप्लेन आपको करूं, एक इनकम स्ट्रीम नहीं होनी चाहिए आपके पास। आपकी इनकम स्ट्रीम मुख्तलिफ होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं कहीं जॉब करता हूँ, मेरी जॉब क्या है, मैं यहाँ भी जॉब करता हूँ, लोग कहेंगे "जी, आप तो चेयरमैन इसके"। नहीं, जहां मैं फिजिकली बैठा हूँ वहां जो समझे मैं जॉब कर रहा हूँ। ठीक है। अब मैं एक जॉब से अपनी इनकम लेता हूँ, इस इनकम से मैंने पैसा कमाया, हम्म, इस पैसे को या तो मैं उड़ा दूंगा सारा, या फिर इसमें से कुछ सेविंग करूंगा। इस सेव किए हुए पैसे को अगर मैं सेव ही रखूंगा, वो डिप्रिशिएट हो जाएगा, तो मैं इसको क्या करूंगा, कहीं इन्वेस्ट इन्वेस्ट कर दूंगा। इन्वेस्ट मैं अगर कहीं इसको इन्वेस्ट करता हूं तो वहां प्रॉफिट से एक आएगा। इनकम मेरी जनरेट होना शुरू हो जाती है, हम्म, तो मेरी एक और इनकम स्ट्रीम बन गई। ठीक इसी है। तरह से मैं कई जगहों पे कोशिश करूंगा अपनी जो सेविंग है उसको वो इन्वेस्ट इन्वेस्ट करता करें। चला जाऊं, और ये मेरी छोटे छोटे टुकड़ों में आने वाली मेरी जो इनकम है, ये मुझे उस इन्फ्लेशन को हेज करने में मददगार साबित होगी जिसका मैं शिकार हो रहा हूँ। यानी जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, मेरी वहां से भी तो इनकम बढ़ती जा रही है, वो इसको मैच कर जाएगी। मेरी जो अपनी जॉब से इनकम आती है, उससे मैं अपना लाइफस्टाइल बेहतरीन तरीके से गुजार। बिल्कुल एक ज़बरदस्त तरीका है और व्यूअर्स के लिए एक पॉइंट है, अगर वो इसको तरजीह दे खुद पे या लाइफ कॉम्प्लीमेंट या इम्प्लीमेंट करें। अच्छा सर, जिस तरह हामिद मीर का एक हाल ही में एक इंटरव्यू आया था, उन्होंने कहा था कि 2030 तक पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो आप एज़ अ चेयरमैन, एज़ अ सीईओ क्या समझते हैं कि इज़ इट अ वैलिड और नॉट? देखिए दुआ में बड़ी ताकत होती है, सबसे पहली चीज तो दुआ तो हमें करनी चाहिए। दूसरी चीज, ये डिफॉल्ट है क्या? सबसे पहले डिफॉल्ट को समझना है। मिसाल के तौर पे हम कहीं मैंने पेमेंट की अदायगी करनी है, और मैं वो उस पेमेंट की अदायगी इस करंट सिचुएशन में नहीं कर पाया, इसको कहते हैं मैं डिफॉल्ट कर गया। ठीक है। तो डिफॉल्ट जब कर जाते हैं तो आपको तमाम चीजें रीस्ट्रक्चर करनी होती हुँ, हैं। हुँ। तो डिफॉल्ट करने पे आके मुझे मार थोड़ी देगा, सारा तो एक मुझे मुल्क, कत्ल थोड़ी कर एक देगा। बंदा होता है वो खुद को जो है वो रिकवर कर लेगा, प एक मुल्क को रिकवर करना फिर। पॉलिसीज तब्दील करेंगे, आप रिकवर कर जाएंगे, हाँ आप डिफॉल्ट कर गए, ओके, फिर आप मर नहीं गए, आपकी मौत वाकई नहीं होगी। मैं आपको इसमें एग्जांपल देता हूँ, श्रीलंका को कुछ हफ्ते पहले का हाँ, सारा केस बिल्कुल चला, वो हाँ, और लोगों बिल्कुल। ने बड़ा शोर मचाया, तो श्रीलंका क्या दुनिया के नक्शे से खत्म हो गया? नहीं, नहीं, बिल्कुल है। श्रीलंका अपनी जगह पे मौजूद है। वो डिफॉल्ट कर गया था, पॉलिसीज तब्दील हुई, उन्होंने कुछ नए रिफॉर्म्स किए, हुँ, रिफॉर्म्स करने के बाद आप अपने आप को दोबारा से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। हुँ, तो क्या ये श्रीलंका वाहिद मुल्क था जिसके साथ ऐसा हुआ? नहीं मालूम, बहुत सारों के साथ हो बहुत चुका। सारे। चले मुल्क को छोड़ दें, क्या कंपनीज के साथ ऐसा नहीं होता? क्या इंडिविजुअल्स के साथ ऐसा नहीं होता? तो ये डिफॉल्ट, बाद औक़ात हम बहुत सारे अल्फाज ऐसे इस्तेमाल करते हैं जिससे हम ज़हनी तौर पे इतना टेंस फील करने लगते हैं, इतना प्रेशर उसका ले हुँ, लेते हैं हुँ। कि उसके बाद पॉजिटिव होती हुई चीज़ भी हमें नेगेटिव दिखाई नेगेटिव देती है। दिखता है। इंसान थोड़ी-सी की फितरत पॉजिटिव है। अप्रोच रखनी चाहिए, हुँ, हुँ। हौसला पकड़ें, हौसला रखें, हौसले के साथ चलें। हमारा राब्ता जब तक उस ज़ात से नहीं होगा, जब तक हमारा तरीक़ेकार उन तालीमात पे नहीं होगा, हम इसी तरह से मुख्तलिफ चीज़ों के प्रेशर में। अब कोई भी इस हवाले से बात करता है, डिफ़ॉल्ट की बात करता है, वो अपने तौर पे शायद ठीक कर रहा होगा। ठीक। ये डिफ़ॉल्ट हो सकती है चीज़, हमें दुआ करनी चाहिए ना हो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर डिफ़ॉल्ट हो भी जाए, तो फ़र्क क्या पड़ेगा इसको जान के लिए? फर्क क्या पड़ने वाला है? डिफ़ॉल्ट हो गया, ओके, मैं पेमेंट आज नहीं कर पाया कहीं पे, ओके, मैं क्या करूँगा, उसको रीशेड्यूल कराऊँगा। कल वो परसों मुझे को। कहेगा नहीं, रीशेड्यूल करते वक़्त ये चीज़ें आपको ये भी करनी है। हुँ, मैं हुँ। उस पे नेगोशिएट करूँगा, कुछ चीज़ें मान जाऊँगा। बिल्कुल पॉलिसी मैं चेंज होनी ज़िंदा हूँ, जान है तो जहान है, कहते हैं ना, तो बिल्कुल जान होनी ज़रूरी है। है, हुँ, जान नहीं जा रही है इससे आपकी, तो बिल्कुल। जहान की तरफ बढ़े। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, या जब ऐसी सिचुएशन आपको लगे कि आने वाली है, तो उसी वक़्त अपनी करेक्शन कर लो। आज सवाल ये पैदा होता है, हम उसकी करेक्शन करने की तरफ कितना अमल कर रहे हैं? उसके लिए उसकी तैयारी क्या है हमारे पास? तो आज भी अगर तैयारी नहीं है, कल भी नहीं होगी गालिबन, तो प्रॉब्लम है। हुँ, हुँ। सिचुएशन से कुछ नहीं होता, सिचुएशन का हल ना करना, ये सबसे बड़ी बात। ऐसे सवालात काफ़ी ज़्यादा हो गए, कुछ सियासी सवालात भी हो गए, तो काफ़ी आगे निकल गए। अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगा, उसके बाद फिर काम की तरफ जाएँगे। अच्छा, जिस तरह आप माशाल्लाह आप भी इंस्पिरेशन होंगे, कोई ऐसी यूथ होगी जिसके आप इंस्पिरेशन होंगे। तो आप जब स्टार्ट कर रहे थे, जब यंग एज में थे आप, तो आपके इंस्पिरेशन कौन थे जिसका देखिए, रोल मॉडल? मैंने रियल एस्टेट की इंस्पिरेशन अपनी वालिदा से ली, हुँ। और मेहनत की इंस्पिरेशन अपने वालिद। तो नाज़रीन, ये थे आज के हमारे गेस्ट काशिफ़ शाह, एक ज़बरदस्त इंस्पिरेशन फॉर यूथ के लिए और सारे व्यूअर्स के लिए। तो इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। आपका होस्ट आरिफ।